हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर तक हम बात कर चुके थे एक दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के आधारी हल क्या होते हैं, आधारी अपभ्रष्ट हल क्या होते हैं, आधारी अनपभ्रष्ट हल क्या होते हैं और आधारी सुसंगत हल क्या होते हैं। और उनसे रिलेट स्टूडेंट्स हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था सॉल्व, जो कि हमने देखा था कि उस एग्जाम्पल में जो हमें सॉल्यूशन मिले थे उनमें दो सॉल्यूशंस ऐसे थे जिनमें एक भी चर की वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, अर्थात ऋणात्मक नहीं थी। तो उन सॉल्यूशंस को हमने नाम दे दिया था एक आधारी सुसंगत हल, जबकि जो तीसरा हल था उसमें एक ऋणात्मक चर उपस्थित था, इसलिए वो हमें एक आधारी सुसंगत हल नहीं होता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने देखा था उन तीनों ही सॉल्यूशंस में कि जैसे ही मेरे पास में वो तीनों सॉल्यूशन मिले उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि उनमें क्योंकि प्रॉब्लम जो थी वो तीन चर और दो इक्वेशंस की थी। सो तीन चर और दो इक्वेशंस की प्रॉब्लम होने की वजह से 3 - 2 = 1 है, अर्थात एक वेरिएबल ऐसा होता था बाय डेफिनेशन ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें 0 रखनी है और बाकी के जो नॉन ज़ीरो चर वाले जो नॉन ज़ीरो वैल्यू वाले चर हैं उनकी वैल्यू अगर मेरे पास में नॉन ज़ीरो मिली तो वो एक आधारी हल होता था। और कौन सा? अनपभ्रष्ट आधारी हल। तो मैंने देखा था कि तीनों ही सॉल्यूशंस में हमें केवल और केवल एक ही चर का मान 0 मिला था, बाकी के दो चरों के मान हमें नॉन ज़ीरो मिले थे और उनके रेस्पेक्ट में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उनकी भी जो डिटर्मिनेंट्स था, सारणिक था, वो भी हमें नॉन ज़ीरो मिला था। इसका मतलब हमें पिछले सॉल्यूशन में अनपभ्रष्ट और सुसंगत दोनों ही तरह के सॉल्यूशन मिल गए थे। आज स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय के लिए फिजिबल सॉल्यूशन अर्थात सुसंगत हल इन्होंने दे रखे हैं x1 = 1। स्टूडेंट्स इन्होंने फिजिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जहां x1 की वैल्यू इन्होंने 1 दे रखी है, अर्थात आपको सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। x1 की वैल्यू 1 दे रखी है, x2 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है और x3 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 6 है। इसका मतलब आपको स्टूडेंट्स इन्होंने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें इन्होंने उद्देश्य फलन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है स्टूडेंट्स, z की वैल्यू दी हुई है 2x1 + 3x2, 2x1 + के 3x2 + के 4x3, जो कि हमें कैसा करना है, मिनिमम की प्रॉब्लम है, निम्नतमीकरण की है। साथ ही साथ सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट्स हैं वो भी इन्होंने दिए हुए हैं x1 + x2 + x3 = 2 एंड x1 - x2 + के x3 is also = 2। यानी कि स्टूडेंट्स हमें सॉल्यूशन गिवन है और प्रॉब्लम ये है, यानी कि ये एक एलपीपी है जिसका सॉल्यूशन हमें ये दिया गया है। तब हमारे पास इस एग्जाम्पल में पूछा है कि ये एक आधारी हल है या फिर नहीं है, हमें ये चेक करना है। स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि जो ये मेरे पास में एक हल है, यानी कि x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 1, अर्थात 1 0 1, ये जो एक सॉल्यूशन है वो एक आधारी हल है या फिर नहीं है। कब? जब आपके पास में जो एलपीपी है वो ये है, इसका फिजिबल जो सुसंगत हल है वो ये है, तो ये एक आधारी हल होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने जब आधारी हल की डेफिनेशन की बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो स्मॉल n है, जो कि यहाँ पे कितनी है 3, और नंबर ऑफ इक्वेशन स्मॉल m जो कि यहाँ पे है 2, अगर इस तरीके से मेरे पास में प्रॉब्लम है तो वहाँ n - के m अर्थात 3 - 2 = 1 एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है,
एक वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें 0 इसमें दे रखी है, यानी कि हमें कुछ लग रहा है कि हाँ ये एक आधारी हल हो सकता है। लेकिन दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जिन चरों के लिए आप नॉन जीरो लेके चल रहे हो, अर्थात जो 2m चर हैं वो जिनकी वैल्यू आप नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, उनके रेस्पेक्ट में जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? नॉन जीरो। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब देखिए क्योंकि मेरे पास में x2 की वैल्यू 0 दे रखी है, लेकिन x1 और x3 जो दो वेरिएबल हैं इसके लिए वैल्यू नॉन जीरो है। इसका मतलब अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि x1 और x3 के रेस्पेक्ट में जो दी गई प्रॉब्लम की कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, कॉफिशिएंट जो मैट्रिक्स है अर्थात जो गुणांक मैट्रिक्स है, जिसको हम किससे डिनोट करते थे? b से, जहां b1 b2 b3 हमने देखी थी। तो ये जो b मैट्रिक्स बनने वाली है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। कब? अगर ये आधारी हल है तो। अगर ये आधारी हल नहीं है इसका मतलब इसकी जो मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होगा? जीरो। तो स्टूडेंट्स एक तरीका मेरे पास में ये भी है, देखिए आपकी बुक में जो गिवन है, जो सॉल्यूशन है, वो भी एक तरीका इसमें दिया गया है, लेकिन दूसरा तरीका जो है मेरे सामने बाय डेफिनेशन वो यही आती है कि क्योंकि मेरे पास में x2 जो वेरिएबल है उसका मान 0 है, अतः मैं क्या करता हूं, x1 तथा x3 के गुणांक मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह कह दीजिए, तो गुणांक आव्यूह क्या बनेगी? b इज इक्वल्स टू x1 के लिए 1 1, x3 के लिए 1 1। अब इसका हम क्या चेक करते थे? डिटर्मिनेंट चेक करते थे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ v इक्वल्स टू 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि केवल एक वेरिएबल 0 होने से ही काम नहीं चलने वाला है, जो वेरिएबल नॉन जीरो हैं उनके रेस्पेक्ट में जो गुणांक मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है? 0। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो ये दिया गया सॉल्यूशन है वो आपका एक आधारी हल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि चूंकि गुणांक जो मैट्रिक्स है, गुणांक आव्यूह का सारणिक जो है वो कैसा है? शून्य है, शून्य है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया हल, जो दिया गया हल है वो कैसा है? एक आधारी हल नहीं है। ठीक है, यह एक आधारी हल नहीं है, दिया गया हल एक आधारी हल नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कैसा है? शून्य। सो एक तरीका आप स्टूडेंट्स इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो बुक में दिया गया है उसको भी मैं समझा देता हूं स्टूडेंट्स। क्या है? सॉल्यूशन आपके सामने है, बस समझने की बात है कि उसमें क्या किया है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने उस डेफिनेशन में एक बात और कही थी कि अगर आपको आधारी हल मिलता है इसका मतलब आपको एक आधारी सदिश मिल रहा है, और वो आधारी सदिश कैसा होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात रैखिक स्वतंत्र होता है। तो रैखिक स्वतंत्रता के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जिन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमें एलआई ज्ञात करना है उनके लिए मैं कोई अदिश राशि ले लेता हूं, जैसे λ1 λ2 λ3, और जब उनका मैं एक घात संचय को 0 के इक्वल में रखता हूं तो उस 0 के इक्वल में अगर मेरे पास में सभी लैम्ब्डास की वैल्यू 0 आ जाती है तो मैं ये कहता हूं कि जो दिया गया सॉल्यूशन है वो कैसा है, या फिर जो दिया गया सदिश है वो एक रैखिक स्वतंत्र है। कब? जब सारे लैम्ब्डास 0 हैं लेकिन उनमें से एक भी लैम्ब्डा नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो दिया गया सदिश है वो रैखिक स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वो रैखिक आश्रित है, जबकि जो एक आधारी हल होता है वो एक रैखिक स्वतंत्र हल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए बुक में बस यही चीज दी गई है कि आपके पास में इन्होंने 4 चर कंज्यूम किए हैं
x1, x2, x3 और z, इन चारों चरों के लिए इन्होंने ये बात की है कि जो चर की वैल्यू 0 है उसको तो आप रहने देते हैं, क्योंकि इस पे तो मुझे वर्क ही नहीं करना, मुझे बताना है जो नॉन जीरो के रूप में है उनके लिए मुझे बात यहाँ पे करनी है। तो इन्होंने क्या किया, x1 लिया, एक x3 लिया और एक z लिया। इन तीनों के लिए अगर λ1, λ2 और λ3 तीन अगर अदिश राशि लेके मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि इन्होंने दिखा रखा है उसको इन्होंने 0 के इक्वल में किया है, और यहाँ से इन्होंने λ1, λ2 और λ3 की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि नॉन जीरो आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो ये अपने पास में नॉन जीरो वैल्यू आई हैं वो α1, α3 और α4 के LI को क्या कर देते हैं, LD कर देते हैं, अर्थात ये LI ना होकर के ये कैसे हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और लीनियरली डिपेंडेंट होते ही हम ये कह देते हैं कि दिया गया हल एक आधारी हल नहीं है। या फिर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी तरीका है, आप इस तरीके से भी ये चीज हल कर सकते हैं। दो कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स आपके पास में, एक कंसेप्ट ये बाय डेफिनेशन कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए तब वो एक आधारी हल होगा, और दूसरा कंसेप्ट ये है बाय अगेन डेफिनेशन कि जो आधारी सॉल्यूशन होता है, आधारी हल जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको चेक करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर को लेके और आगे भी। सो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक यूक्लिडियन समष्टि क्या होती है, यूक्लिडियन समष्टि क्या होती है, तो मैंने वहां पे बताया था एक पर्टिकुलरली मैं n विमीय यूक्लिडियन समष्टि की बात की थी, यूक्लिडियन समष्टि की मैंने बात की थी वहां पे। यूक्लिडियन समष्टि की जो मैंने बात की थी एक बार फिर से देख लीजिए। यूक्लिडियन समष्टि क्या था कि यूक्लिडियन समष्टि जो है वो e की पावर n या फिर r की पावर n या फिर सम vn, इन तीनों से मैं डिनोट कर सकता हूं, जो कि एक सेट होता है किस तरीके का, दिस इज x1, x2 अप टू xn, जहां n टपल्स सदिश होते हैं, n टपल्स सदिश होते हैं, और ये जो प्रत्येक x1, x2 एंड सो ऑन xn जो होते हैं ये बिलोंग्स करते हैं R से। तो ये एक n टपल सदिशों का एक समुच्चय होता है, समुच्चय होने के साथ साथ ये सदिश योग और अदिश गुणन, सदिश योग और अदिश गुणन इन दो प्रॉपर्टियों को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये जो है ये एक समुच्चय है किस पर, रियल नंबर पर, यानी कि R क्षेत्र में ये एक समुच्चय होता है जो कि एक सदिश समष्टि के रूप में भी हम इसको जानते हैं, जहां आप सदिश योग और सदिश गुणन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि a1, a2 अप टू a ऑफ n प्लस b1, b2 अप टू bn इज इक्वल टू संगत अवयव को संगत अवयव के साथ, तो वो कितना हो जाएगा a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस के vn, ये हो जाता है सदिश योग। और अदिश गुणन लैम्डा ऑफ a1, a2 अप टू an इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ a1, लैम्डा ऑफ a2 एंड सो ऑन लैम्डा an, ये हो जाता है अदिश गुणन। तो ये एक सदिश समष्टि होती है, और इसी सदिश समष्टि को हम क्या कहते हैं, R क्षेत्र में एक यूक्लिडियन समष्टि, कितने विमा की, n विमीय यूक्लिडियन समष्टि। सो ये एक n विमीय यूक्लिडियन समष्टि होती है जो कि एक n टपल सदिश का एक समुच्चय ही होता है, जहां हम रैखिक सदिश योग और अदिश गुणन ये दो चीजें परिभाषित होती हैं, तो ये कहलाती है एक यूक्लिडियन समष्टि। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारी डेफिनेशंस पर, और जो कि बेस होती हैं आपके इस चैप्टर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वो होती हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं हम
बिंदु समुच्च की, बिंदु समुच्च यानी कि पॉइंट सेट। पॉइंट सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? बिंदु समुच्च क्या होता है? बिंदु समुच्च स्टूडेंट्स एक यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n में उपस्थित सारे जितने भी सदिश होते हैं वो एक बिंदु को ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक बिंदु हमें ये मिल जाता है x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो एक बिंदु ये है। तो इसी तरीके से एक यूक्लिडियन समष्टि में उपस्थित सदिश एक बिंदु होते हैं और इन्हीं बिंदुओं का एक समुच्च जो होता है वो कहलाता है पॉइंट सेट अर्थात बिंदु समुच्च, जो कि कहाँ से डिफाइन होता है? एक यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n या फिर r की पावर n और vn से, n भी में है, तो ये कहलाते हैं बिंदु समुच्च। दोबारा सुनिएगा, यूक्लिडियन समष्टि, यूक्लिडियन समष्टि के सदिशों का समुच्च, यूक्लिडियन समष्टि के सदिशों का समुच्च एक बिंदु समुच्च कहलाता है, जिसमें प्रत्येक सदिश एक बिंदु को ही इंडिकेट करता है। ये होता है बिंदु सदिश, बिंदु समुच्च। अगली डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स अधिसमतल। अधिसमतल क्या होता है? अधिसमतल अर्थात हाइपरप्लेन। अधिसमतल हाइपरप्लेन क्या होती है? यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n में, यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n में एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करने वाले सदिश या फिर बिंदु, यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n में एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदु या फिर सदिशों का समुच्च क्या कहलाता है? हाइपरप्लेन अधिसमतल कहलाता है। कैसे? जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास में यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n से बहुत सारे बिंदु हैं, उन्हीं में से मैंने कुछ बिंदुओं को सेलेक्ट किया और उनको डिनोट कर दिया कैपिटल H इज इक्वल्स टू कैपिटल X belongs to e की पावर n such that c of x is equals to z, जहां c of x is equals to z क्या है? यह एक रैखिक समीकरण है। और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि अधिसमतल जो है वो एक ऐसा समुच्च है जिसमें यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n के वे बिंदु अर्थात सदिश होते हैं जो कि एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और वो रैखिक समीकरण ये होता है, अर्थात इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h इज इक्वल टू x यानी कि x1 x2 अप टू x ऑफ n बिलोंग्स टू e की पावर n, क्योंकि e की पावर n में n टपल्स सदिश हैं, सच दैट c1 x1 प्लस के c2 x2 प्लस एंड सो ऑन c ऑफ n xn इज इक्वल टू z। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको इस यूक्लिडियन समष्टि के ये जितने भी पॉइंट हैं जो कि H में आ रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस पूरे समुच्च को हम क्या कहते हैं? हाइपर प्लेन अर्थात अधिसमतल। अधिसमतल के एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करना चाहूं तो जैसे कि मैंने मान लिया S इज इक्वल टू x1 x2 जो कि 2 टपल्स है, अर्थात इसको मैं ई स्क्वायर नाम दे देता हूं सच दैट c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू सम z। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो समुच्च है वो किसको इंडिकेट करता है? एक लाइन रेखा की इक्वेशन को, अर्थात यह भी एक अधिसमतल है जो कि लाइन को बताता है। इसी तरीके से मैं बात करूं 3 टपल्स x1 x2 और x3 बिलोंग्स टू e क्यूब सच दैट c1 x1 प्लस के c2 x2 प्लस के c3 ऑफ x3 इक्वल टू z। ये किसको इंडिकेट करेगा? क्योंकि ये 3D में है, 3 टपल्स वेक्टर हैं, तो ये इंडिकेट करता है एक प्लेन समतल को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि अधिसमतल एक
यूक्लिडियन समष्टि के उन सदिशों का ही समुच्चय है जो कि एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा। जहां पे मैंने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अवमुख संचय, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अवमुख संचय क्या है? डेफिनेशंस को ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अवमुख संचय और ये सभी रिलेट हैं यूक्लिडियन समष्टि से। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, अवमुख संचय, देखिए पहले हम पढ़ चुके थे एक घात संचय, तो उससे इस चीज को रिलेट मत करना। ये है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, वो था लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी एक यूक्लिडियन समष्टि के उन सदिशों का समुच्चय होता है जहां आप कुछ इस तरीके से एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं जिसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी दी हुई होती हैं। तो वो किस तरीके से हैं? मैंने मान लिया कैपिटल X1, कैपिटल X2 एंड सो ऑन, कैपिटल Xn जो हैं वो एक यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n के कुछ सदिश हैं। तो इन सदिशों के अवमुख संचय कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू C1 X1 प्लस C2 ऑफ X2 प्लस एंड सो ऑन C ऑफ n Xn, या फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n, लैम्डा 1 X1 लैम्डा 2 X2 एंड लैम्डा ऑफ n Xn। इस तरीके से मेरे पास में क्या थे? X1 X2 Xn सदिश समष्टि e की पावर n से कुछ सदिश थे जिनको मैंने इस तरीके से परिभाषित कर दिया है। साथ ही साथ सच दैट कि समेशन ऑफ लैम्डा i जो हैं उनकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अवमुख संचय में एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि जितने भी आप इन सदिशों के कोफिशिएंट्स लेके चल रहे हैं लैम्डा 1 से लैम्डा n तक, उनका जो सम है वेयर i इज वेरी फ्रॉम 1 टू n, सो i 1 टू n लैम्डा a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी लैम्डा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब हम इस तरीके से प्राप्त सदिशों के समुच्चय को क्या कहते हैं? एक अवमुख संचय, यानी कि ये इन सदिशों का क्या है? एक लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो लीनियर कॉम्बिनेशन जो था एक घात संचय और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अवमुख संचय, दोनों में डिफरेंस जो है वो आप याद रखना, कहीं आपस में एक दूसरे को मर्ज कर दें। ठीक है, ये बात हुई अभी अवमुख संचय की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि रेखा क्या होती है। रेखा, लाइन, लाइन की डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने माना कि X1 और X2 जो हैं वो यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n के कोई दो सदिश हैं। X1 और X2 यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n के कोई दो सदिश हैं। तब इन सदिशों से प्राप्त एक रेखा को कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। रेखा लाइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ x1 प्लस के 1 माइनस के लैम्डा ऑफ x2। ठीक है, x1 x2 क्या थे? यूक्लिडियन समष्टि e की पावर n के दो सदिश थे जिनको हम इस तरीके से समुच्चय में परिभाषित करते हैं। तब ये समुच्चय क्या कहलाता है? लाइन की डेफिनेशन को डिफाइन करता है जहां लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप कह दीजिए लैम्डा जो है यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां आप दो वेक्टर कोई भी
यूक्लिडियन समष्टि से लेते हैं और आप उन्हें इस तरीके से लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस के लैम्डा ऑफ x2 के फॉर्मेट में आप परिभाषित करते हैं, तो ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बात आती है रेखाखंड। रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या है? रेखा और रेखाखंड की डेफिनेशन सेम ही है, बस एक थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। वो क्या है कि माना x1 और x2 जो हैं वो यूक्लिडियन समष्टि की पावर n के दो सदिश हैं, तब रेखाखंड को हम डिनोट कर देते हैं, चलिए s से, इज इक्वल टू दिस इज लैम्डा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस के लैम्डा ऑफ x2। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लैम्डा होगा वो वेरी है करता है, यानी कि लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 1। देखिए लाइन को अगर मैं इंडिकेट करूं तो माना मेरे पास में x1 ये था और x2 ये था। ठीक है, तो इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू थी वो पॉजिटिव r प्लस में और नेगेटिव r माइनस में कहीं से भी आप ले सकते हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ लाइन, क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू r है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट रेखाखंड यानी कि एक रेखा का कोई एक भाग जो कि यहाँ से और यहाँ तक का है। इसका मतलब यहाँ पे जो लैम्डा है, ये जो कोफिशिएंट है, ये फिक्स हो जाते हैं कि इनकी वैल्यू इनसे आगे नहीं जाएगी। तो लैम्डा को इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में डिफाइन किया हुआ है।